मैं उससे मिलने चंडीगढ़ जाऊंगा। ऐसा निश्चित करने के बाद आशुतोष कुछ जरूरी कामों को निपटाने के लिए पहले लैब गया। फिर वह उठकर राजीव के केबिन की ओर बढ़ गया और उसे अपने चंडीगढ़ जाने के बारे में बात की। आशुतोष कुर्सी पर मेज के सहारे सिर को झुकाकर बैठ गया। बहुत देर चुप रहने के बाद वह बोल पड़ा, हाँ, मुझे ठुकराए जाने का डर सता रहा है राजीव। एक कोरे कागज पर कुछ भी लिखना बड़ा आसान होता है। बिना लिखे बजाय इसके एक पूरे भरे हुए कागज पर कुछ लिखा जाए। पर मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आशुतोष उसके गले लगा और कहा कि उसके चंडीगढ़ जाने के विषय में सुधीश जी को और घर पर खबर कर दे। इसके बाद वह वहां से निकल पड़ा। आखिरकार ढलती दोपहर के 3:30 बजे वह वहां पहुंच चुका था जहां उसका दिल उसे खींच लाया था। उसके शहर में उसने कार को एक साइड में खड़ा किया और अपना फोन निकालकर सुधीश जी को फोन लगाया और अपने चंडीगढ़ पहुंचने की जानकारी दी। उसके बाद अपना वॉलेट निकालकर उसकी तलाशी ली और उसमें से वह कार्ड निकाला जो राजीव को सौम्या ने दिया था। इस पर उनके कोचिंग सेंटर का पता लिखा हुआ था। उसने वह पता देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसने सेंटर के मुख्य द्वार के सामने गाड़ी रोकी। वहां खड़ा दरवान उसकी ओर बढ़ा चला आया। आशुतोष ने उसे अपना परिचय दिया तो उसने झट दरवाजा खोल दिया। उसने गाड़ी अंदर की ओर बढ़ा दी। ये एक 2 मंजिला इमारत थी जिसमें सामने थोड़ी सी जगह पार्किंग के लिए रखी गई थी। सेंटर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। गाड़ी को खड़ी करके वह बाहर निकला तो देखा सामने सौम्या के साथ एक 62 से 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। वह आगे बढ़े और आशुतोष को अपना परिचय दिया। जैसा कि उसे लगा था वह सुधीश जी ही थे। सुधीश जी उसे अपने साथ अंदर एक कमरे में लेकर गए जो प्रथम दृष्टि में कार्यालय मालूम हो रहा था। कमरे के एक कोने में मेज और कुर्सी रखी हुई थी जहां एक युवती पहले से ही कुछ कागजों के साथ कंप्यूटर में अपना ध्यान लगाए बैठी थी। इसके दूसरी तरफ भी मेज और कुर्सियां रखी हुई थीं जो दरवाजे से अपेक्षाकृत ज्यादा करीब था और जिस पर बैठने का आग्रह आशुतोष से कर वह स्वयं उसकी कुर्सी के विपरीत रखी कुर्सी पर उसके सामने बैठ गए। उसकी बगल वाली कुर्सी पर सौम्या बैठी हुई थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद आशुतोष ने उसने सौम्या से अकेले में बात करने की इच्छा जताई जिस कारण सौम्या की जिज्ञासु आंखें उसे देखने लगीं। फिर वह दोनों उठकर एक क्लासरूम में चले गए। अभी बच्चों के आने का समय नहीं हुआ था इसलिए कक्षाएं खाली पड़ी हुई थीं। वह वहीं रखी 2 कुर्सियों को आमने सामने करके बैठ गए। बताइए क्या कहना था आपको? उसने आशुतोष से सवाल किया। उसके सवाल का जवाब सोचकर आशुतोष के सीने में हलचल सी मचने लगी। वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था लेकिन ये सब उसके बस के बाहर हो रहा था। वह फिर से उसकी आंखों में खोने लगा था। आप क्या सोच रहे हैं? आपको मुझसे कुछ बात करनी थी पर आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सौम्या की आवाज से उसका ध्यान टूटा और वह यथार्थ में लौटा। फिर वह अपने एहसासों को खुद में जब्त करके बोला, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, लेकिन किस लिए? मुझे तुम पर उस रात इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मुझे इसका बहुत दुख है, मुझे माफ कर दो। उसने सोचा, वाह क्या बात है, मैंने तो अपनी बात ही बदल दी। तो आप इतनी दूर से सिर्फ माफी मांगने के लिए आए हैं? आप तो फोन पर भी माफी मांग सकते थे। सौम्या के ऐसा कहने पर उसने सोचा कि बिना ताना मारे तो शायद ये बात ही नहीं कर सकती। वह बात ही कर रहे थे कि एक प्यून चाय के 2 कप और प्लेट में कुछ बिस्किट लेकर आया और रखकर चला गया। तब आशुतोष ने अपनी बात आगे बढ़ाई, नहीं, मैं तो अपने कुछ जरूरी काम से आया हुआ था यहाँ, पर सोचा कि तुमसे माफी भी मांग लूं आमने सामने बैठकर। अब तो मैं बहाने भी बनाने लगा। उसने सोचा, वैसे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। नहीं तो पता नहीं और कितनी देर वो मेरा दिमाग खाता रहता। तो तुम उसे बर्दाश्त ही क्यों कर रही थी? आशुतोष की आवाज अचानक कुछ तेज हो गई। उसे उस दिन के बारे में सोचकर वापस क्रोध आने लगा था, क्योंकि वह मेहता अंकल का बेटा है। उसके कारण उनका सिर भरी पार्टी में शर्म से झुक जाता। मैं ये सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उस समय उसकी हरकतों को अनदेखा करती रही। लेकिन अगले दिन उनके घर जाकर मैंने पंकज के बारे में उनसे बात की
और उनसे ये भी कहा कि अगली बार मैं उनके पास आने के बजाय सीधे पुलिस के पास जाऊंगी। उसके इस जवाब को सुनकर आशुतोष को तसल्ली मिली और वह वापस नर्म पड़ गया। उसने अपनी चाय खत्म की और बोला, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? उसके चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए थे। उस दिन जब हम अस्पताल में पहली बार मिले थे और मैंने तुम्हारा पीछा किया था, तब तुमने कहा था कि मैं 2 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि तुमको ऐसा लगा था कि वह मैं हूँ। तो क्या सच में कोई तुम्हारा पीछा करता है? हाँ, ये सच है। क्या तुम्हारे परिवार में किसी को इस बारे में पता है? नहीं, पर मैंने एक बार पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। इसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने मेरे आसपास नज़र रखवाई थी, लेकिन इस दौरान कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस ने इसको मेरा भ्रम मान लिया और पुलिस की नज़र वापस हटते ही फिर से वह सब शुरू हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं बिना किसी सबूत के पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। ऐसा सोचकर ही मैंने अपना पीछा करने वाले को सबक सिखाने की सोची थी। क्या तुमको डर नहीं लगा उसका पीछा करने में? यदि मेरी जगह सच में वही होता और उसके पास हथियार होते तो तुम क्या करती? जहाँ तक बात है डर की, तो हाँ, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं उस परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। मेरे ख्याल से जीवन में डर का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा निडरता हमें लापरवाह बना देती है और जरूरत से ज़्यादा डरना कायर। थोड़ा रुककर, बहरहाल यदि आप मुझसे माफ़ी की उम्मीद रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस विषय पर आपसे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया था। हाँ, लेकिन मुझे आपके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए खेद अवश्य है। हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है और उसी के आधार पर उनके विचार, व्यक्तित्व और जीवन की शैली में भिन्नता होती है, और इसके लिए तुम भी स्वतंत्र हो। और रही बात माफ़ी की, तो मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है। ठीक है, तो मुझे अभी चलना चाहिए। वह उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। सौम्या ने उसे आवाज दी, आशुतोष जी रुकिए। उसे फिर से अपने दिल में गड़गड़ाहट महसूस होने लगी, पर उसने खुद को संभाले रखा हुआ था। उसने अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर देखा। वह आगे बढ़ी और उसके साथ चलने लगी, और वह सोचने लगा कि काश वह उम्र भर उसके साथ यूं ही चलती रहे। चलते हुए उसने आशुतोष से कहा, अगले महीने की 15 तारीख को हमारे कोचिंग सेंटर का स्थापना दिवस है। मुझे खुशी होगी यदि आप आएंगे तो। वैसे तो फोन से आपको जानकारी दे ही दी जाती, लेकिन क्योंकि आप यहाँ आए ही हैं तो अभी कह देती हूँ। भला उसे क्या परेशानी होती? वह तो खुद उसके आसपास रहना चाहता था, तो उसने भी अपनी स्वीकृति दे दी। वह गाड़ी में बैठने लगा तो मुस्कुराकर एक बार सौम्या की तरफ देखा। अपना ख्याल रखना, ऐसा कहकर वह गाड़ी में बैठ गया। उसने अपने तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखा और एक बार फिर सौम्या की ओर देखा तो पाया कि वह मुस्कुराकर उसी की ओर देख रही थी। आश्चर्यजनक रूप से आज उसकी मुस्कुराहट में कोई व्यंग अथवा तंज नहीं था। आशुतोष का दिल फिर से बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों में पर्याप्त हवा भरी और फिर एक आह के साथ उसे छोड़ा। उसने गाड़ी वापस देहरादून की ओर घुमा दी। आते वक्त पूरे रास्ते उसने कितना सोचा था कि उसे वह सब कह देगा जो वह उसके लिए महसूस करता है, लेकिन आशुतोष के लिए अपने मन की बात कहना मुश्किल है, पर धीरे धीरे वह उसे अपने प्यार का एहसास जरूर करवाएगा। चंडीगढ़, शाम का वक्त। आशुतोष के जाने के बाद सुधीश और सौम्या अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। सौम्या सुधीश जी से, हमें इस बार पिछली बार से बड़ा कम्युनिटी हॉल बुक करना होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इनविटेशन दे दिया गया है। सुधीश जी, मेरे हिसाब से कम्युनिटी हॉल ज़्यादा बड़ा ना भी हो तो चलेगा, पर पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह होनी चाहिए। सौम्या, हाँ बात तो ठीक है आपकी, बहुत सारे लोग होंगे और साथ में उनकी गाड़ियाँ भी होंगी, तो पार्किंग तो सबसे बड़ी ही चाहिए ही। थोड़ी देर रुककर, कैटरिंग और डेकोरेशन वाले तो पहले वाले ही ठीक रहेंगे ना? सुधीश, हाँ उसके लिए वही ठीक रहेंगे। तभी 2 लड़कियां और एक लड़का सौम्या के पास आए और उनमें से एक ने पूछा, मैम क्या आपने प्रोग्राम के लिए लिस्ट बनाई थी? वह गाने डाउनलोड करवा लिए हैं? सौम्या, हाँ वह हो गया। ऐसा कहकर सौम्या ने अपने पर्स में हाथ डाला
और एक पेन ड्राइव निकाली जिसमें वह गाने डाउनलोड किए गए थे। उसने वह पेन ड्राइव उन्हें पकड़ा दिया, जिसे लेकर बच्चे चले गए। वह एक बड़ा सा ही आलीशान कमरा था जो पाश्चात्य शैली में सजाया गया था, जिसकी दीवारें बिल्कुल हरे आसमानी रंग से थीं। कालीन से पर्दे लेकर सब कुछ सफेद रंग से रंगा हुआ था। मॉडर्न आर्ट में बनी तस्वीरें दीवारों की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी ये सब कुछ मिलकर भी कमरे की नकारात्मकता को कम नहीं कर पा रहे थे। कमरे के पूरे वातावरण में सिगरेट का धुआं और शराब की गंध पसरी हुई थी। ऊपर से हल्की हुई रोशनी ऐसा आभास दे रही थी जैसे कोई अपनी काली नीयत को अंधेरे के तले छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। उसी कमरे के एक तरफ एक छोटी सी गोल मेज के ऊपर कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई थीं। उस मेज के दोनों तरफ दो कुर्सियां लगी हुई थीं, जिस पर बैठे दो व्यक्ति अपने हाथों में शराब के गिलास पकड़े हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैं अब बस उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ, पहला नफरत से अपने शब्दों को चबाते हुए बोला। तो उसकी कार को ठोक के मरवा दो ना, किसी को कोई शक भी नहीं होगा, सबको नॉर्मल रोड एक्सीडेंट ही लगेगा। इस वाले तरीके में पकड़े जाने का बहुत जोखिम है। दूसरे ने अपनी राय जाहिर की। अगर फायदा बड़ा करवाना हो तो जोखिम भी बड़ा उठाना ही पड़ता है। पहला व्यक्ति बोला, कैसा फायदा? हमें उसे मारना ही तो है। अब वह किसी भी तरीके से मरे, उससे भला क्या फर्क पड़ता है? दूसरा बोला, फर्क तो पड़ता है, वह भी बहुत ज्यादा। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तो सुनो, यदि उसकी मौत सड़क हादसे में होती है तो लोगों के दिल में उसके लिए दया, ममता, प्यार, इज्जत सब कुछ अचानक से बढ़ जाएगा। अरे उसकी और उसके कोचिंग सेंटर की तो बैठे बिठाए पब्लिसिटी हो जाएगी। लोग तो उसके ही बारे में बातें करेंगे कि कितनी भली बंदी थी बेचारी, लोगों के भले के लिए काम करती थी। भगवान भी भले लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं। फलाना ढिमाका मचा रहेगा कुछ दिनों तक। बस ऊपर से उसके किसी चहेते ने यदि इसे जानबूझकर किया गया हादसा साबित करना चाहा तो अलग से लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर उसने शराब की एक घूंट भरी और फिर से बोलना शुरू किया। लेकिन यदि वह ड्रग्स के ओवरडोज से मरी तो लोगों के दिल में उसके लिए जो सम्मान है वह सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। लोग उसे हिराकत भरी नजरों से देखेंगे, सब उसे एक ढोंगी समझेंगे जो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करती है। लोग कभी अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं भेजेंगे जहाँ के टीचर ही नशा करते हों, और इससे होगा मेरा डबल फायदा। वह उठकर रोशनी की तरफ बढ़ने लगा और फिर बोला, पहला तो मेरे काम पर भविष्य में जो खतरा मंडरा रहा है वह जड़ से खत्म हो जाएगा, और दूसरा मेरा बदला पूरा हो जाएगा जब वह जिल्लत भरी मौत मरेगी। रोशनी में आते ही पंकज का गुस्सा, नफरत और बदला लेने की लालसा से धधकता चेहरा चमक उठा। फिर वह पीछे मुड़कर बोला, तुम बस उस पर नजर रखो, अपनी योजना को कब, कहाँ और कैसे अंजाम देना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इतनी नफरत करते हो उससे? दूसरे व्यक्ति ने पंकज से सवाल किया। नफरत? नफरत शब्द छोटा पड़ जाएगा उस भावना को बताने के लिए जो मैं उसके लिए इस समय महसूस कर रहा हूँ। बेतहाशा प्यार करता था उससे, दीवानों की तरह। लेकिन उसने क्या किया? अपनी ओर उंगली दिखाते हुए मुझे ठुकरा दिया। एक बार नहीं, बार बार। लेकिन इतना सब करके भी उसका मन नहीं भरा। उसके कारण आज मेरे ही घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे खुद के पिता मुझे हिराकत भरी नजरों से देखते हैं। मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया। इन सब का हिसाब तो उसे चुकाना ही होगा, वो भी अपनी जान देकर। इतना कहने के बाद पंकज ने अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को घूरते हुए उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे वह कोई गिलास न होकर सौम्या का गला हो, जिसे दबाकर उसे असीम शांति मिल रही हो। रात के करीब 10:30 बजे आशुतोष घर पहुंचा। माँ ने खाने के लिए पूछा तो उसने कहा कि मैं बाहर से ही खाकर आया हूँ। ये दिन भर की थकान का असर था, यह सौम्या से मिलने की संतुष्टि। उसे आज जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह आरामदायक नींद के बाद एक नए तरोताजा दिन की शुरुआत हुई। कई दिनों से जो उदासी के बादल उसे घेरे हुए थे वह पूरी तरह से छट चुके थे। जो उलझनें उसे घेरे हुए थीं अब वह खत्म हो चुकी थीं। हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन अब उनकी वजह से वह परेशान नहीं था। लगता है कई दिनों के बाद किसी के सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है।
आशुतोष के बदले से रंग ढंग को देखकर अखबार के पीछे से झांकते हुए उसके पापा ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3-4 दिनों से ऐसा लग रहा था कि घर में हम बस 2 ही लोग हैं। ना तो ठीक से खाता था, ना सोता था और ना ही बातें करता था। पर आज इसे देखकर मन को बड़ा आराम मिला। काम का इतना टेंशन लेना भी अच्छी बात नहीं। पिता के सुर से सुर मिलाते हुए आशुतोष की माँ ने कहा। उनकी बातों को सुनकर और उसके उत्तर के बारे में सोचकर वह बस मुस्कुराकर रह गया। उसके रंग ढंग आखिर बदले भी क्यों ना। चंडीगढ़ जाने के बाद एक तो उसे अब उम्मीद की किरण दिख गई थी और दूसरा दोबारा उनसे मिलने का बहाना भी मिल गया था। पर मुश्किल ये थी कि आगामी 15 तारीख को आने में अभी 17 से 18 दिन का समय था। उफ, ये इंतजार की घड़ियां। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रश्न जितना सरल है, इसका उत्तर उतना ही व्यापक और अथाह है। जो नहीं जानता उसके लिए गूढ़ रहस्य है, जो जान जाता है उसके लिए विश्व की सरलतम प्रक्रिया है, जो उनके लिए जीवन का अटल सत्य और जीवन का आधार हो जाता है। प्रेम आस्था है, प्रेम सम्मान है, प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें बंधन में बांध लेता है पर फिर भी स्वच्छंद है। प्रेम में मिलन का आनंद भी है और वियोग की पीड़ा भी। प्रेम में सामीप्य का संतोष भी है और बिछड़ने पर पुनः मिलने की व्याकुलता। फिर चाहे ये प्रेम माता पिता का अपनी संतान के प्रति हो, एक प्रेमी का अपने प्रेमी के, अथवा भक्त का भगवान से भी हो सकता है। इसके और भी रूप हो सकते हैं, और भी परिणाम हों, और भी व्याख्या हों, पर मेरी बुद्धि तो केवल इतना ही जानती है कि जितना इसको समझते जाते हैं उतना ही इसका विस्तार होता चला जाता है, उतना ही ये गहन होता चला जाता है। वही विस्तार और वही गहनता इस समय मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था। पर फिर भी अगर इस समय उसके लिए दुनिया में सबसे मुश्किल कोई काम है तो वह है इंतजार करना। इतना कहकर जब आशुतोष ने अपना सिर उठाया तो देखा राजीव अपना मुंह बांधे खड़ा है, उसे घूर घूर कर देख रहा था। अब क्या हुआ? आशुतोष ने कौतूहल पूर्वक पूछा। राजीव, मुझे लगा कि मैं दर्शन शास्त्र की कक्षा में हूँ और तुम मेरे अध्यापक हो जो मुझे लेक्चर दिए जा रहे हो। मैंने सुना था कि प्यार में इंसान बदल जाता है, पर इतना कभी सोचा नहीं था। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं तो अपने इस इश्क के चक्कर में किसी दिन कोई फसाद ना कर दे। इतना कहते कहते राजीव उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। आशुतोष ने झट से उसके हाथ झटक दिए और उससे कहा, तू ये क्या कर रहा है? राजीव, मैं सच कह रहा हूँ। दुनिया में आज तक जैसे भी फसाद हुए हैं, वो जितने भी फसाद हुए हैं, उन सब का सिर्फ एक ही कारण होता है। इन सब में सिर्फ एक ही फसादी होता है और वह ये प्यार। और तू भी मुझे ऐसे ही प्यार में बौराया हुआ जान पड़ता है जो कभी भी कोई भी फसाद कर सकता है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तो यहाँ ये सोच कर आया था कि तुम मुझे उससे मिलवाने के लिए कोई तरीका सोचने में मेरी मदद करोगे, पर तू तो यहाँ पर मुझे अपना पल्ला झाड़ता मालूम पड़ता है। आशुतोष ने उसे थोड़ी बनावटी गुस्से से कहा। राजीव, तू ऐसे ही बिना किसी वजह से मिलने चला जाना, क्या हो जाएगा? अरे तू उसे नहीं जानता, वह मिलते ही सवालों की झड़ी लगा देगी। ऐसे ही नहीं, मैंने पहली मुलाकात में उसे पुलिस वाली समझ लिया था, पर देखो तो वह तो टीचर निकली। लेकिन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पुलिस की तरह अगर कोई सवाल जवाब पूछ सकता है तो वह सिर्फ एक टीचर ही ना। आशुतोष ने थोड़ी दार्शनिक अंदाज से कहा। तूने तो उसे लुटेरी और खूनी भी समझ लिया था। राजीव के ऐसे कहते ही आशुतोष की त्योरियां चढ़ गईं। ऐसे क्या देख रहा है? वैसे भी मैं तेरा लीगल एडवाइजर हूँ, कोई लव एडवाइजर नहीं जो तेरे प्रेम रथ को आगे बढ़ाने के उपाय तुझे बताऊंगा। खैर, किसी ने मुझे बड़े शान से कहा था कि मैं बस खिचड़ी पकाऊं, वह अपनी बिरयानी खुद पकाएगा। राजीव ने आशुतोष का मजाक उड़ाते हुए बोला। ताने देना बंद कर, तुझे भी पता है। इसके तुरंत बाद ही मुझे उसके अतीत के बारे में पता चला था और सब कुछ इतना उलझ गया था। पहले तो ये जानकर मेरा दिल ही टूट गया कि वह शादीशुदा है, लेकिन जब पता चला कि उसके पति की मौत हो चुकी है
तो मुझे अपने दिल के भीतर कहीं से एक छोटी सी खुशी महसूस हुई और उस पल मेरा मन स्वयं के लिए घृणा से भर गया। मैं खुद को स्वार्थी और अवसरवादी महसूस करने लगा, जिस कारण मैं न जी पा रहा था और न ही मर पा रहा था। आशुतोष ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। राजीव, जाने दे यार, इतना भी क्या सोचना। वैसे भी गिनती के 7-8 दिन ही तो रह गए हैं, मिलना ही तो है ना। सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे तो अब इस बात का डर है कि कहीं सब्र करते करते कहीं मेरा फल सड़ ही ना जाए। आशुतोष ने अपने मन में सोचा और राजीव की ओर बेबसी से देखता रहा। समारोह का दिन। ये एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक तरफ मंच बना हुआ था। पूरे हॉल में प्रत्येक गोल मेजों के साथ 5 कुर्सियां लगी हुई थीं। हर मेज पर हल्के बादामी रंग का मेजपोश बिछा हुआ था। इसके साथ ही बीचों बीच एक गुलदस्ता रखा हुआ था जो सफेद, नीले और सोनिया आर्किड से बने हुए थे। हॉल की सजावट में सादगी का खास ध्यान रखा गया था। केवल मंच की सजावट के लिए लाल और सफेद रंग के आपस में पास पास गुथे हुए गुब्बारों का प्रयोग किया गया था, जिनमें कहीं कहीं से सुनहरे रिबन निकले हुए लटक रहे थे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होना था, इसलिए सौम्या अपने पिता व बहन सुधीर जी और बच्चों के साथ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके थे। इसके 20 से 25 मिनट बाद बाकी के स्टाफ और टीचर्स भी पहुंचने लगे। आशुतोष और राजीव होटल के एक कमरे में थे। आशुतोष पूरी तरह से तैयार होकर खुद को एक आदमकद के आईने में निहार रहा था। सफेद टी शर्ट के साथ वह काले रंग का ब्लेजर उस पर बहुत जच रहा था। वह निकलने के लिए तैयार था और ये राजीव है कि अभी तक अपने कपड़े भी नहीं पहने। उसे बहुत तेज खींच हो रही थी। आखिर ये इतना सुस्त कैसे हो गया? अब जल्दी भी कर, कितनी देर लगाएगा? आशुतोष ने खींच के साथ राजीव से कहा, इतनी जल्दी? वहाँ हमें कुर्सियों और मेजों को साफ करने के लिए जाना है क्या? राजीव ने कहा, इतनी जल्दी नहीं है, तू अपनी घड़ी देख, 8:30 बज गए। वहाँ पहुँचने में भी तो समय लग जाएगा ना। आशुतोष ने कहा, प्रोग्राम का टाइम 10 बजे का है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह 10:30 बजे से पहले तो शुरू होने से रहा। इतनी जल्दी वहाँ जाकर हम उन्हें और खुद को असहज ही महसूस करवाएंगे, इसलिए मेरी बात मान, हम लोग 1-1.5 घंटे के बाद निकलते हैं। राजीव ने अपने तर्क रखे, जिसमें उसके पूरी तरह भारतीय व्यक्तित्व होने की झलक दिखाई दे रही थी। वह दोनों में समय को लेकर इसी तरह खींचतानी चल रही थी। उसके बाद न आशुतोष की चली न राजीव की। वह दोनों 9:30 तक वहां पहुंच गए। जब वह वहां पहुंचे तो सादगी में लिपटे उस भव्य से हॉल ने उनका स्वागत किया। वहीं स्टेज के पास ही एक युवक अपने हाथों में कैमरा पकड़े अपने अन्य साथियों को कुछ निर्देश दे रहा था, जो मूव, माइक, रिकॉर्डर, कैमरा आदि शूटिंग के बहुत से उपकरणों को व्यवस्थित कर रहे थे। ये कुल मिलाकर 5 लोग थे। प्रथम दृष्टि में वह सारा सेटअप किसी फिल्म स्टूडियो का आभास दिला रहा था। इसके अतिरिक्त हॉल में चहल पहल अपेक्षाकृत कुछ कम ही थी। हाँ, राजीव सही था, अभी तक बाकी मेहमान भी नहीं आए थे। शायद मेहमानों की सूची में वह सबसे पहले आए थे। इसी बीच शरद जी, जो सौम्या के पिता थे, न जाने कहां से प्रकट हो गए। उन्होंने उनके साथ औपचारिक मेल मिलाप वाली बातें की और पास ही रखी कुर्सियों पर बैठने का आग्रह किया, तो वह दोनों वहीं उनके साथ बैठ गए। बातचीत के दौरान राजीव ने उनसे उनके मित्र मेहता जी के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा कि आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, जिस कारण वह नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनकी तरफ से 2 लोग आए हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इन्हीं बातों के दौरान आशुतोष की नज़र स्टेज पर गई और ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना से तुरंत छोटी हो गई, और वह युवक जो थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप को निर्देशित कर रहा था, फिलहाल स्टेज पर सौम्या को निर्देशित करते हुए कुछ कह रहा था, जिसकी प्रतिक्रिया में सौम्या भी मुस्कुरा रही थी। अचानक आशुतोष को अपने पूरे शरीर में जलन का ताप महसूस हो रहा था। अब उसने उस युवक पर अपनी पैनी निगाह डाली। घिसी पिटी सी पुरानी फटी फैशन वाली जीन्स के साथ पीले और नीले चेक वाली शर्ट, भूरे बिखरे बाल, गेहुआ रंगत पर दाढ़ी वाला चेहरा। आशुतोष, तू सच का महादेव आशुतोष नहीं है, जो तेरे क्रोध भरे दृष्टिपात से वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजीव ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, जिससे उसका ध्यान अचानक उस पर से हटकर राजीव की ओर गया। राजीव ने उसकी ओर कोक का गिलास बढ़ाया और कहा, पी ले, शायद ठंडे से जलन कम हो जाए। उसने गिलास ले लिया
और घूरकर राजीव को देखा। बदले में राजीव ने भी उसे अपने दांत दिखा दिए। धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो गए और जब सभी लोग अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे तब आखिरकार 10:30 बजे प्रोग्राम की शुरुआत बच्चों ने स्वागत गीत गाकर की। उसके बाद सुदेश जी ने एक लंबा सा भाषण दिया जिसमें उन्होंने आगंतुकों का स्वागत किया। आगंतुकों में अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचर्स के साथ कुछ छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योगपतियों के प्रतिनिधि तक शामिल थे जो किसी न किसी माध्यम से अपनी सेवाएं इस संस्था को दे रहे थे। उन्होंने अपने सभी मदद करने वालों को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि शहर के दूसरे हिस्से में वह अपनी एक और ब्रांच खोलने वाले हैं। जिसके बाद वह हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसे गूंजा मानो अचानक ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई हो और फिर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसके बीच बीच में आकर सुदेश जी कार्यक्रम के सूत्रधार की भूमिका बखूबी निभा रहे थे। इस पूरी समयावधि में आशुतोष बस उसी को ढूंढ रहा था जो शायद इस समय बहुत ही व्यस्त थी। हाँ भला वह मेरे लिए क्यों समय निकालने लगी, मैं हूँ ही कौन, आशुतोष ने मन ही मन कहा। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सुधीजनों को मेरा सादर नमन। आशुतोष कुर्सी की पुष्ट से पीठ ठिकाए, पैरों पर पैर चढ़ाकर और हाथों को सामने की ओर बांधे अपने ही संसार में गुम था। जब उसने अचानक से ये शब्द सुने, वह स्टेज पर थी। सौम्या ने सुदेश जी को देखते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुदेश जी, इतने बढ़िया संचालन के लिए। इसके साथ ही मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ श्री जय मुखर्जी और उनकी टीम से, जो चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल पर अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने हमारे कोचिंग सेंटर को भी स्थान दिया है। धन्यवाद श्री जय मुखर्जी, अपनी डॉक्यूमेंट्री में हमारी कोशिशों को स्थान देने के लिए। ये धन्यवाद उसी खस्ताहाल लेकिन खूबसूरत कैमरामैन के लिए था और आशुतोष के दिल ने सौम्या को देखकर अभी अभी जो राहत पाई थी वह फिर से जलने लगा। सौम्या ने आगे कहना शुरू किया, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। थोड़ा रुक कर, अक्सर हम सभी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाते हैं और उन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हाँ सही है, हमारे सपनों और हमारे बीच केवल सच्ची और लगन से भरी एक कोशिश का ही अंतर होता है। रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, यदि हौसले बुलंद हो तो इन रुकावटों की किसे परवाह होती है। इसी तरह हमारा भी एक लक्ष्य है, भावी पीढ़ी को शिक्षा का अधिकार और अवसरों की समानता का अधिकार दिलाने में अपना अधिक से अधिक योगदान देना, जिससे वह उसे पा सकें जिस पर उनका अधिकार है, एक बेहतर भविष्य। इसी के साथ अपनी बात को कुछ पंक्तियों से खत्म करना चाहूँगी। मन रूठा है या टूटा है, हिलडुल जाए ये विश्वास, आँखों में सपना लेकर चलें हम, छू लेंगे एक दिन वो आकाश। कि सच्ची अगर लगन है मेरी तो रास्ता कठिन लगेगा नहीं, कांटे चुभ जाएं तो भी क्या, घायल हुए पैर हौसले नहीं। हमारे इस ध्येय को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देने और आज यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उसके बाद सौम्या स्टेज से नीचे उतर गई और आकर अपने पिता की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। माफ़ कीजिएगा, व्यस्तताओं के कारण आप सबसे बात नहीं हो पाई। उसने आते ही आशुतोष और राजीव से माफ़ी मांगी। इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। वैसे भी सर, शरद जी की ओर संकेत करते हुए, तो शुरू से ही हमारे साथ हैं, राजीव ने झट से कहा। वैसे आप चाहें तो मैं आपको और लोगों से भी मिलवा सकती हूँ, उसने कहा। और लोग मतलब, आशुतोष ने पूछा। मतलब मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स, उसने कहा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आशुतोष ने कहा। तो चलिए, और राजीव जी आप भी चलिए, उसने कहा। आशुतोष ने राजीव को और राजीव ने आशुतोष को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं आप दोनों जाएं, मैं यहीं ठीक हूँ। ओके, सौम्या ने जवाब दिया। उसने आशुतोष को कुछ शिक्षकों, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ भूतपूर्व विद्यार्थियों से मिलवाया, जिसमें से कोई कॉलेज में था तो कोई पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा था। वैसे मुझे कहना होगा कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वह महान कार्यों की श्रेणी में आता है। अगर तुम्हारे जीवन का यही लक्ष्य है तो मुझे कहना होगा कि तुम बहुत उच्च आदर्शों की स्वामिनी हो।
तुम सचमुच की आयरन लेडी हो। आशुतोष के ये शब्द सुनकर सौम्या अपनी सोच की गहराइयों में डूब गई। ये जीवन की डोर सिर्फ इसलिए थामे रखी हैं ताकि उनके सपनों को पूरा कर सकूं जो कभी उन्होंने देखे थे। उनके सपनों को पूरा करना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। यह शायद जीने का सहारा भी बन गया है। मैं इसके बिना अब जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। हमारी संस्था अब और बड़ी हो रही है और हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। वह हमारे इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वह चाहते थे, लेकिन सिर्फ वह नहीं है। उसका दुख उसके अंतर्मन में गूंज रहा था, जहां उसके पीड़ा से भरे ये शब्द केवल वही सुन पा रही थी। अरे क्या सोचने लगी तुम लौह स्त्री? सौम्या को ऐसे खोया हुआ देखकर आशुतोष ने कहा। सौम्या ने उसे असमंजस से देखा, पूछा, लौह स्त्री? हाँ, लौह स्त्री मतलब आयरन लेडी। आशुतोष ने हल्केपन से अपने कंधे उचकाते हुए कहा। सौम्या ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और फिर सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। बातों ही बातों में आशुतोष ने उससे उसके परिवार के और सदस्यों के बारे में पूछा। तुम्हारी मम्मी और भाई बहन नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पापा और श्वेता ही आए हैं। शौर्य को कॉलेज में एक जरूरी काम था जिसकी वजह से वह नहीं आ पाया और उसकी वजह से माँ का आना भी नहीं हो पाया। उसने कहा। तो कहाँ है श्वेता? दिखाई नहीं दे रही है। आशुतोष ने पूछा। वह यहीं है अपने उम्र के बच्चों के साथ जिन बच्चों ने प्रोग्राम किया था। वह जिस रूम में है श्वेता भी उन्हीं के साथ है, उसने बताया। इसी तरह टहलते हुए वह थोड़ी देर में राजीव के पास वापस आ गए। थोड़ी देर में बुफे लग गया और खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो गया। शरद जी ने सौम्या से कहा कि वह और श्वेता आशुतोष और राजीव के साथ खाना खा ले और वह खुद सुधीर जी के पास जा रहे हैं। आशुतोष और राजीव भी गए और अपनी प्लेटों में खाना ले लिया। सौम्या ने अपने और श्वेता के लिए 2 प्लेटों में खाना लिया। वह तीनों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे ही थे कि वहीं कैमरामैन उर्फ निर्देशक उर्फ जय मुखर्जी भी पहुंच गया और बोला, कैन आई ज्वाइन यू गाइज? बिल्कुल नहीं, आशुतोष की अंतरात्मा ने चीखते हुए कहा। क्यों नहीं, जरूर। सौम्या ने खुशी खुशी उसे शामिल होने दिया। थैंक यू। ऐसा कहकर वह सौम्या के पास वाली कुर्सी पर जम गया। उसकी इस हरकत ने आशुतोष को फिर से वही भावना महसूस करवाई जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, जलन। आप लोग शुरू कीजिए, मैं श्वेता को बुलाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वह श्वेता को बुलाने चली गई। उसके जाने के बाद आशुतोष टेबल की ओर थोड़ा झुक गया और अपनी कोहनियों को टेबल पर टिका दिया और थोड़ी देर निर्देशक महोदय को देखने लगा। वह अभी भी अपने कैमरे में ही उलझा हुआ था। आशुतोष ने उससे पूछा, अच्छा नाम है जय। वैसे ये बंगाली में जय को जय बोलते हैं। वह वाला जय है या इंग्लिश वाला जय है मुझे नहीं पता। मैंने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा, पर आप कहते हैं तो पूछकर देख लूँगा। उसने आशुतोष को बिना देखे 2 टूक सा जवाब दिया। वैसे आपके कैमरे के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? आशुतोष ने फिर से उससे एक सवाल पूछ लिया। इस बार उसने आशुतोष की ओर देखा और उसे बताया, ये शॉर्ट गन माइक है। ये मूव मैक का ही छोटा रूप होता है। इससे हमें वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कैमरे के सामने साउंड्स क्लियरली रिकॉर्ड करने में आसानी होती है। उसी समय सौम्या और श्वेता भी आ गए। श्वेता ने खाने की प्लेट देखी तो सौम्या से पूछा, दीदी आप पीने के लिए तो कुछ नहीं लाई? मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठो, सौम्या ने उससे कहा। नहीं दी, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। और श्वेता सौम्या को उसकी कुर्सी पर बिठाने लगी। इसी बीच जय जल्दी से उठते हुए बोला, आप दोनों बैठो, मैं सबके लिए पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना कैमरा वहीं मेज पर रखा और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में एक ट्रे के साथ वापस आया जिसमें 5 कोल्ड ड्रिंक के गिलास थे। उसने एक एक गिलास सबको दिया। थैंक्स जय का एक सामूहिक स्वर सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बड़े ही अदब से अपने एक हाथ को अपनी पीठ के पीछे ले जाकर दूसरे हाथ को घुमाते हुए सलामी ठोकने लगा। उसकी इस हरकत से सभी मुस्कुराने लगे। फिर वह भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया और खाने लगा। सबने मिलकर खाना शुरू ही किया था कि तभी वहाँ कुछ बच्चे आए जिन्होंने सौम्या और श्वेता से कुछ बातें की। उसके बाद वह चले गए। उनके जाने के बाद फॉर्मल कपड़े पहने 2 लोग आए और सौम्या से बात करने लगे। उनकी बातों से पता चला कि वह प्रवीण मेहता की तरफ से आए थे। उन्होंने थोड़ी देर सौम्या से बातें की और उसके बाद वह भी चले गए। उन लोगों के जाने के बाद जय ने मेज से अपना कैमरा उठाया
और सौम्या को कैमरे में कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाने लगा। जॉय सौम्या की दाहिनी ओर बैठा था और आशुतोष बाईं ओर बैठा था। सौम्या ने वीडियो क्लिप देखते हुए कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। उसने कुछ घूंट भरे और गिलास को वापस मेज पर रख दिया। आशुतोष का ध्यान खाने पर न होकर सौम्या और जॉय की तरफ ही था। इसी तरह बेख्याली में खाते हुए मेरे मुंह में मिर्ची का एक छोटा सा टुकड़ा चला गया। हालांकि वह ज़्यादा तीखा नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में एक शरारत कुलबुलाने लगा। वह अपने मुंह से तेज तेज सिसकारी निकालने लगा और ऐसा अभिनय करने लगा जैसे उसे बहुत तेज जलन हो रही हो। इस तरह सभी का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। उसने झट से सौम्या का झूठा गिलास उठाया और उसमें से पेय गटकने लगा। उसने फुर्ती से आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा खत्म ही किया था कि सौम्या गिलास उसे वापस लेते हुए कहने लगी, अरे ये तो मेरी झूठी गिलास थी। उन दोनों में गिलास को लेकर खींचातानी होने लगी। इसी छीना झपटी के बीच आशुतोष ने जोर से गिलास को अपनी ओर खींचा और सौम्या के हाथ से वह गिलास छूट गया। इस कारण सारा का सारा पेय उसके ब्लेजर पर गिर गया। उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे का मुंह ताका। अब चलो उठो, इसे साफ करना है या नहीं? 2 पल तक आशुतोष को घूरते रहने के बाद सौम्या ने गुस्से से कहा। सभी हैरानी से सौम्या को देखने लगे। चलो मेरे साथ आओ, उसने कहा और आगे बढ़ गई। फिर वह आशुतोष का ब्लेजर साफ करने के लिए एक कमरे की ओर बढ़ गए। आशुतोष का सिर हल्का हल्का दर्द हो रहा था और पूरा शरीर भारी महसूस हो रहा था। वह अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन उसकी पलकें ऊपर उठने से मना कर रही थीं। उसने बहुत प्रयास करके अपनी आंखें खोलीं, लेकिन तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने कराहते हुए अपनी आंखों को वापस मींच लिया। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। अचानक ही कोई अनजान स्त्री के स्वर उसके कानों से टकराए। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों को दोबारा धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया। उसने उस ओर नजर घुमाई जहां से स्वर आया था, तो देखा कि वह एक नर्स थी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद आशुतोष ने अपनी असमंजस भरी निगाहों को चारों ओर घुमाया। ये तो हॉस्पिटल का कोई कमरा लगता है, लेकिन मैं यहाँ कैसे? उसे प्यास भी लगी थी। उसने उठने की कोशिश की तो सिर के पिछले हिस्से में दर्द और बढ़ गया। वह मजबूरन वापस लेट गया। वह अपने ख्यालों में ही गुम था जब दरवाजे से धड़धड़ाते हुए एक डॉक्टर आए। वह चौंका। अरे ये तो डॉक्टर नीरज खन्ना हैं। वह दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। डॉक्टर आशुतोष के पास आए, उसकी आंखों को चेक किया, नब्ज टटोली और उसकी पूरी छाती पर अपने स्टेथोस्कोप को घुमाकर उसकी धड़कनों को सुनने के बाद उससे पूछा, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक हूँ, पर गला सूख रहा है और सिर में भी तेज दर्द हो रहा है। उसने अटकते हुए धीमे स्वर में डॉक्टर से कहा, शायद आपको डिहाइड्रेशन हो गया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना पड़ेगा। डॉक्टर नीरज ने कहा, पर मैं यहाँ कैसे आया? मुझे क्या हुआ था? डॉक्टर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर आशुतोष, आपको ड्रग्स का हाई डोज दिया गया था, जिसकी वजह से आपकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने खुद को संभाला और खुद से पूछा, ड्रग्स का ओवरडोज? पर कब और कैसे? आपकी हालत देखकर तो मैं घबरा ही गया था और इसी वजह से मैं कल अपने घर भी नहीं गया। उन्होंने आगे अपनी बात कही। कल? मैं यहाँ कल से एडमिट हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी समय क्या हो रहा है? अभी तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। डॉक्टर नीरज ने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा, ओह, आपका शुक्रिया। उसने आभार व्यक्त किया। ठीक है, मैं चलता हूँ, ऐसा कहकर वह चले गए। उनके जाते ही उसने फिर से अपनी आंखें वापस मूंद लीं। कुछ पलों के बाद किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने वापस आंखें खोलीं। सामने राजीव खड़ा था। बिखरे बाल, लाल आंखें, मुरझाया सा चेहरा। वह सोचने लगा, राजीव की ऐसी हालत कैसे हो गई? राजीव अपने हाथों में टेंट्रा पैक वाला जूस और डिस्पोजल ग्लास लेकर कमरे में दाखिल हो रहा था। तुझे ये क्या हो गया है? तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसने राजीव से सवाल किया। बताता हूँ, पहले ये पी, उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। उसने जूस ग्लास में डाला और पास ही पड़े टेबल पर रख दिया। फिर आशुतोष की उठने में मदद की और उसका सिर फिर से दर्द से फटने लगा। राजीव ने जूस का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। आशुतोष ने गिलास उससे ले लिया और उसे पीने लगा। 1-2 घूंट भरने के बाद उसने उससे कहा, अब बता मुझे, तू ठीक है? उसके पूछने पर राजीव ने अपना बायां हाथ बालों में फिराया
और फिर गले के पीछे के हिस्से को सहलाते हुए बोला, साले मेरी जान निकलते निकलते रह गई और तू पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तू पहले खुद की हालत देख, तेरी चिंता में ही मेरी ऐसी हालत हुई है। पर मुझे तुम दोनों ने ड्रग्स कंज्यूम किया था, वह भी बहुत ज़्यादा, इतना कि अगर सही समय पर इलाज नहीं मिलता तो तुम दोनों की जान भी जा सकती थी। राजीव ने उसकी बात को काटते हुए कहा, ये एक नई बात थी। दोनों? और कौन? आशुतोष ने उससे पूछा। दोनों मतलब तू और सौम्या जी, उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। पर कब और कैसे? आशुतोष ने उससे पूछा। ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरने के बाद जब सौम्या तुम्हें लेकर एक कमरे में गई थी ताकि तुम वॉशरूम में उसे साफ कर सको। हाँ, वह तो मुझे पता है। और शायद जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो मैंने देखा सौम्या अपना सिर पकड़े कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाद सब कुछ जैसे धुंधला धुंधला हो गया। उसने राजीव की बात को बीच में काटते हुए कहा। हाँ, तो जब तुम दोनों बहुत देर तक नहीं लौटे तब श्वेता तुम लोगों को ढूंढते हुए वहां गई तो उसने देखा कि राजीव बोलते बोलते रुक गया। कि क्या? अधीरता से आशुतोष ने पूछा। कि तुझे उल्टियां हो रही थीं और सौम्या तो लगभग बेहोशी की हालत में थी। फिर क्या? हमें आनन फानन में तुम दोनों को उठाकर अस्पताल आना पड़ा। सौम्या कैसी है? उसने अधीरता से पूछा। वह भी अब ठीक है। आशुतोष को कुछ तसल्ली मिली। तुझे पता है सौम्या को हाइपरटेंशन है और वह घबराहट की दवा भी लेती है। इतना ही नहीं, उसे डिप्रेशन की परेशानी भी रह चुकी है। क्या? हाँ, इसी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हुई क्योंकि जो ड्रग्स उसे दिया गया है उसने उसकी इन परेशानियों को और ट्रिगर कर दिया। उसके दिल पर इसका बुरा असर हुआ है। ये तो तय है कि किसी ने तुम्हें ट्रिक किया है, लेकिन कब? पूरे समय तो तुम मेरे साथ ही थे। कहीं ये तब तो नहीं हुआ जब तुम्हें सौम्या जी और लोगों से मिलवाने के लिए लेकर गई थी, या शायद तब जब तुम्हारे कपड़े खराब होने के बाद तुम दोनों उस कमरे की तरफ जा रहे थे। नहीं, उस दौरान मैंने या उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। आशुतोष ने उसे बताया और सोचने लगा। इस दौरान राजीव ने उसके खाली हो चुके गिलास को फिर से भर दिया। उसने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। बदले में राजीव ने भी उसे आंख दिखाकर गिलास खाली करने का मौन आदेश दे दिया। राजीव ने उसका एक हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहने लगा, तुझे उस तरह देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। मैं बहुत घबरा गया था। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं अंकल आंटी को क्या जवाब देता? उसके इतना कहते ही उसकी और आशुतोष की आंखें नम हो चली थीं। उसने अपने हाथों को उसके हाथों से आजाद किया और वापस उसके हाथों को पकड़कर हल्का दबाते हुए कहा, तो इसका मतलब तुझे मुझसे ज़्यादा बस इस बात की फिक्र थी कि तुम मेरे माता पिता को क्या जवाब दोगे? आशुतोष ने अपनी भौहें उचकाते हुए उसको देखा। साले, तुझे तो मैं अभी तेरा गला दबाकर ही मार देता हूँ। रुक, देखा जाएगा बाद में जो होना है वह। उसने एक पल आशुतोष को घूरते रहने के बाद कहा। फिर आशुतोष हंसने लगा और राजीव भी उसके गले लग गया। पर आशुतोष का दिमाग अब भी बस यही सोच रहा था, आखिर कब और कैसे? सुबह के 9 बज गए थे। नहाने के बाद आशुतोष को कुछ हल्का महसूस हो रहा था और इसलिए उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। सोचते सोचते एक सिरा उसकी पकड़ में आ गया। उसने राजीव से पूछा कि उसके उस वहां से जाने से कितनी देर बाद वह लोग उसे ढूंढने के लिए निकले। तो पता चला यही कोई 15 या 20 मिनट के बाद। उसने सोचना शुरू किया। डॉक्टर के अनुसार उनके ऊपर जिस मादक पदार्थ का प्रयोग हुआ था और जितनी मात्रा में हुआ था उसको असर करने में 20 से 22 मिनट लगते हैं कम से कम। मतलब खाने की मेज पर ही कुछ हुआ होगा। सारा खाना तो उन सब ने खुद ही अपनी प्लेटों में लिया था, किसी और को तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? तभी उसे एक तेज झटके से ख्याल हुआ, वह कोल्ड ड्रिंक जिसे सिर्फ उन दोनों ने पिया था, या ये कहें कि वह गिलास जो खास तौर पर सौम्या के लिए तैयार किया गया था, जिसे अपनी सनक के हवाले से उसने खुद भी पी लिया था। लेकिन इसका अर्थ तो ये भी बनता है कि किसी ने सिर्फ सौम्या को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया था, पर क्योंकि गलती से उसने भी उसी गिलास से पी लिया और जिसने भी ये योजना बनाई थी उसकी सारी मेहनत चौपट हो गई थी। लेकिन किसने किया होगा? और इसी के साथ उसे दूसरा खटका हुआ। जॉय मुखर्जी। हाँ, वही कैमरामैन तो लाया था सभी के लिए वह कोल्ड ड्रिंक्स। क्या मुश्किल हुई होगी
उसे उसमें कुछ मिलाने में कितनी जिद भी तो कर रहा था वह। हे ईश्वर, ये जानते हुए भी कि किसी अनजान के हाथों से कुछ खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए। आखिर उसने उसके हाथों से लाया हुआ वह ठंडा पिया, वह भी तब जब शुरू से ही उसे वह संदिग्ध लग रहा था। जरूर शुरू से ही वह सौम्या को नुकसान पहुंचाना चाह रहा होगा, तभी तो अपने साथियों को छोड़कर वह उनके पास आकर बैठा हुआ था। लेकिन सौम्या से उसकी क्या दुश्मनी जो उसे जान से चल नाश्ता कर ले। ये राजीव की आवाज़ थी जिससे उसकी तंद्रा भंग हुई। मेरा मन भी खाने का नहीं है। आशुतोष ने खाने को देखकर मुंह बनाते हुए कहा। चल मुंह खोल, उसने आशुतोष को आदेश देते हुए कहा। बेबसी में उसने वह निवाला खा लिया। खाते हुए उसने राजीव से कहा, सोचता हूँ तुझी से शादी कर लूं। तू मेरी कितनी सेवा करता है। माँ भी दिन रात मेरे लिए सोच सोच कर परेशान होती रहती है। कह देता हूँ उन्हें कि मुझे तू ही पसंद आ गया है। ख्याल तो नेक है आपके, पर मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने दूसरा निवाला आशुतोष के मुंह में ठूस दिया। वैसे तुम ये लेकर कब आए? अभी तो यहीं थे, उसने राजीव से नाश्ते के बारे में पूछा। तभी जब साहब अपने ख्यालों के जहान में गुम थे और राजीव के इस जवाब के साथ एक और निवाला गया आशुतोष के मुंह के अंदर। राजीव द्वारा कहे गए ख्यालों के जहान से उसे ध्यान हो आया। थोड़ी देर पहले वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचा था, उसी को ध्यान में रखते हुए उसने राजीव से कहा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों? राजीव ने पूछा। FIR दर्ज करवानी है, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था, आशुतोष ने उसे जवाब दिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।